दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें हम पादपों की आकारिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है क्या। ऑप्शन है आपके जड़, तना, बीज और पत्तियां। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बीज। देखिए दोस्तों पादप के अंगों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो कायिक अंग, दूसरा प्रजनन अंग। कायिक अंग में जड़, तना, पत्तियां शामिल की जाती हैं और प्रजनन अंगों में बीज, फल और पुष्प शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जड़, तना, पत्तियां कायिक अंगों में हैं पादप के, और प्रजनन अंगों में बीज, फल और पुष्प शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, जलोद्भिद या अधिपादप। तो सही उत्तर ऑप्शन बी अनावृत बीजी। दोस्तों जिन पौधों के बीजों के चारों ओर आवरण या खोल कवर नहीं पाया जाता है वे अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। इन पर पुष्प नहीं आते हैं। इनके जननांग प्रायः एक लिंगी होते हैं और इनका परागण वायु द्वारा होता है। दोस्तों चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस ये सभी अनावृत बीजी पादपों की प्रमुख उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आवृत बीजी पादपों के विषय में असत्य कथन क्या है। इसमें पुष्प पाए जाते हैं, इनके बीज फलों के भीतर बंद होते हैं, इनको एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री नामक 2 वर्गों में बांटा जाता है, इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। तो पादप जड़ों के संबंध में दोस्तों असत्य कथन ये है कि देखिए इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। दोस्तों आवृत बीजी जो पौधे होते हैं इसमें बीज फलों के भीतर विकसित होते हैं। इन पादपों पर पुष्प यानी फूल आते हैं, इसलिए इन्हें सपुष्पीय पादप भी कहा जाता है और इनके बीजों में 1 अथवा 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इस आधार पर इन्हें एक बीजपत्री यानी मोनोकट या द्विबीजपत्री यानी डायकट नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। और देखिए आवृत बीजी पादपों में पूर्ण विकसित संवहन तंत्र जो कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। आवृत बीजी पादप मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इनमें अनाज, फल, सब्जी, लकड़ी आदि जो प्राप्त होता है आवृत बीजी पौधों से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यानी और सभी कथन सही हैं, एक असत्य है। देखिए दोस्तों जड़ें सामान्यतः मूलांकुर से विकसित होती हैं, ये सही है। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं, सही नहीं है। और देखिए जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि असत्य कथन क्या है, तो दोस्तों सही कथन ऑप्शन बी नहीं है कि ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। दोस्तों पौधे का वो भाग जो बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ें प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं। इनका अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है और एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें और द्विबीजपत्री में पादपों में मूसला जड़ें यानी टॉप रूट्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो दोस्तों पादप जड़ों के संबंध में 3 कथन ए, सी, डी सही हैं जबकि बी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर यानी रेडिकल के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है आपके मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें।
तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसी जड़ी दोस्तों जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। देखिए, बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इनको रेशेदार जड़ें भी कहा जाता है। दोस्तों, अपस्थानिक जड़ें पौधों को यांत्रिक सहारा देने, भोजन संग्रहण करने और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अनेक प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, रेशेदार जड़ तंत्र अपस्थानिक जड़ तंत्र को कहा जाता है। दोस्तों, अपस्थानिक जड़ तंत्र को रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है जो एक बीजपत्री पादपों और फर्न में पाया जाता है। इस जड़ तंत्र में सामान्यतः तने से ही शाखित जड़ें विकसित होती हैं और ये जड़ें भूमि की सतह के समीप ही वृद्धि करती हैं। घास और नारियल के पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। और दोस्तों, अपस्थानिक जड़ आप जानते हैं कि जैसे कोई पौधा यहाँ पर है तो भूमि के आसपास ये जड़ें फैली होती हैं, ये अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। जबकि यहाँ कोई पौधा है जो जड़ें गहराई तक जाती हैं, उनको मूसला जड़ तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पत्ता गोभी दोस्तों किसका उदाहरण है? तो पत्ता गोभी आपका पत्ती का उदाहरण है। आलू, ये आपका जानते हैं कि आलू तना है दोस्तों। इसके अलावा गाजर जो है जड़ का उदाहरण है और शिमला मिर्च ये फल का उदाहरण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 3, 2, 4 और 1। पत्ता गोभी पत्ती है, आलू तना है, गाजर जड़ है और शिमला मिर्च आपका फल का उदाहरण है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी। विभिन्न पादपों के खाने वाले भाग, तो शिमला मिर्च और टमाटर फल खाए जाते हैं, पत्ता गोभी पालक पत्तियां खाई जाती हैं, मक्का मटर गेहूं चावल ये बीज खाए जाते हैं, फूल में फूल गोभी और ब्रोकली हैं, तना आलू और गन्ना का और जड़ गाजर और मूली की जड़ हमें खाद्य रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, ये जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं, सही है। ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं, सही है। गाजर चुकंदर मूसला जड़ों के परिवर्तित रूप हैं, सही है। और मूसला जड़ें कंदिल जड़ें स्तंभ मूल अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी सही कथन नहीं है। दोस्तों, मूसला जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं जो प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। गाजर चुकंदर मूली मूंगफली आदि में जो है मूसला जड़ हैं। मूसला जड़ें तर्क रूप कुंभी रूप शंकु रूप पिंडक जड़ों या श्वसन मूल के रूप में रूपांतरित होती हैं, जबकि कंदिल जड़ें स्तंभ मूल अपस्तंभ मूल आदि के अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप और उसके जड़ रूप का सही सुमेल नहीं है? देखिए दोस्तों, डहेलिया पुलकित जड़ें सही सुमेलित है, बरगद रबर ये स्तंभ मूल सही सुमेलित है, मक्का और गन्ना अपस्तंभ मूल सही सुमेलित है, आम और अदरक कंदिल जड़ें सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आम और अदरक और हल्दी ग्रंथिल जड़ों के उदाहरण हैं और ये अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरित स्वरूप हैं जिनमें जड़ें फूलकर मांसल हो जाती हैं। तो आम और अदरक में दोस्तों कंदिल जड़ें नहीं बल्कि ग्रंथिल जड़ों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा फूल बुल्फिया जिसे वाटर मील अथवा डकवीड भी कहा जाता है, यह एक जलीय पौधा है जो जल पर तैरता रहता है। रिफ्लेशिया अर्नाल्डी विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है जिसका भार लगभग 10 किलोग्राम और व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर होता है और इस पुष्प से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया अर्नाल्डी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तनों का विकास प्रांकुर से होता है, सही है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकास करते हैं, सही है। तनों पर पर्व और पर्वतंधियाँ पाई जाती हैं, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि तना जो है दोस्तों
पौधे का वह भाग है जो बीज के प्रांकुर से विकसित होता है और ये पादपों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करता है। तने का विकास सामान्यतः भूमि के विपरीत और प्रकाश की ओर होता है और इस पर पर्व संधियां, वर्धी कलिकाएं और पुष्प कलिकाएं पाई जाती हैं। तनों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: भूमिगत तने, अर्धवायवीय तने और वायवीय तने। अगला प्रश्न है, भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, कौन सा? प्रकंद, स्तंभ कंद, सल्क कंद या स्तंभ प्रतान? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्तंभ प्रतान। दोस्तों, स्तंभ प्रतान भूमिगत तने का उदाहरण नहीं है और पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संग्रहण के कारण ये तने मोटे और मांसल हो जाते हैं। भूमिगत तनों के रूपांतरित प्रकार और उनसे संबंधित पादप देखिए: प्रकंद हल्दी, अदरक, केला और फर्न में, स्तंभकंद आलू और डहेलिया में, सल्ककंद प्याज और लहसुन में और घनकंद जिमीकंद और केसर के पौधों में कहा जाता है। और ये पादप जो है भूमिगत तनों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं इन रूपों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है, कौन सा? देखिए, पर्णकटक, इसके अलावा पर्णप्रतान, घटपाड़ी या पत्र प्रकलिका? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, पत्र प्रकलिका या बोल्डर जो है ये पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। पत्तियां सामान्यतः हरी, चपटी और पतली संरचना वाले पादप अंग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करके पौधों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है, जैसे पर्णकंटक, पर्णप्रतान, पर्णाभवृंत, हुक, सल्क, घटपाड़ी, ब्लैडरवर्ट, चूषक, कंटक और पुष्पीय अंग। इसमें पत्र प्रकलिका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, पीरियोकार्प्स, पोलिएल्थिया और टैक्टोना। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। दोस्तों, यूकेलिप्टस पुष्पीय वृक्षों में सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है। ये अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है और उससे उस स्थान पर जल की कमी हो जाती है और भूमि बंजर होने लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो उत्तर है दोस्तों, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है। तो अदरक यानी जिंजर एक जड़ विहीन पौधा है। इसकी संरचना में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं जो कि तने की प्रमुख विशेषता हैं। अदरक और हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है जिसको कि प्रकंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है वो क्या है? तो देखिए, इलायची, केसर, दालचीनी या लौंग। तो सही उत्तर है दोस्तों लौंग, जिसको कि क्लोव कहा जाता है। लौंग एक सुगंधित पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ये एक सदाबहार पौधा है जिसकी उत्पत्ति मूलतः इंडोनेशिया में हुई थी और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों में इसका व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है वो लौंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घटपाड़ी निम्नलिखित में से कितने भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तना, पत्ता, पर्णवृंत या अनुपर्ण? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पत्ता। दोस्तों, घटपाड़ी अथवा निपेंथीज एक कीटभक्षी पादप है जिनके पत्ते अथवा पर्णफलक घट के रूपांतरित होते हैं घट के रूप में, और इस घट के ऊपर ढक्कन के समान एक संरचना होती है। घट में उपस्थित पाचक एंजाइम शिकार कीट को पचाकर पादप को पोषण, मुख्यतः प्रोटीन प्रदान करते हैं। और भारत के मेघालय राज्य में दोस्तों निफेंथीज खासियाना नामक एक दुर्लभ प्रजाति का घटपाड़ी पौधा पाया जाता है। तो घटपाड़ी में दोस्तों पत्ता जो है घट के रूप में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पुष्प का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है दलपुंज, पुमंग, पर्णवृंत और जायांग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्णवृंत। पुष्पीय पौधों में पुष्प एक प्रजनन अंग है जो प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्तियों के अक्ष पर विकसित होता है और फल और बीज उत्पन्न करता है। पुष्प के प्रमुख भागों में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग तथा पर्णवृंत पत्ती और तने को जोड़ने वाली संरचना है जो पत्ती को प्रकाश में उठाए रखता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पर्णवृंत जो है पुष्प का भाग नहीं है, जबकि दलपुंज, पुमंग और जायांग ये पुष्प के भाग हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। मरुद्भिद, लवणोद्भिद, जलोद्भिद या अधिपादप। तो कौन सा इसमें से पादपों का वर्ग नहीं है? तो दोस्तों अधिपादप जो है ये पादप का जो है प्रकार या वर्ग नहीं है। 4 प्रकार के वर्गों में पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अनुसार पादपों को बांटा गया है। जलोद्भिद, जलीय पादप, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। मरुद्भिद, शुष्क और मरुस्थलीय स्थानों पर उगते हैं। मध्योद्भिद, ये सामान्य जलवायु में उगते हैं। और लवणोद्भिद, ये लवणीय मृदा और जल में उगते हैं, जैसे मैंग्रोव वन आदि। तो याद रखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का जो वर्ग है वो अधिपादप नहीं है। अगला प्रश्न है, नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं दोस्तों, उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऐसे पादप जिनमें नर पुष्प अर्थात पुंकेसर युक्त पुष्प और मादा पुष्प यानी स्त्री केसर वाले पुष्प दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उनको उभयलिंगी पादप कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम, मक्का, अंगूर, ये सभी उभयलिंगी पादप के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे पौधों को उभयलिंगी कहा जाता है जिनमें स्टिमेंस और स्त्री केसर यानी पिस्टिल्स दोनों उपस्थित होते हैं। दोस्तों उभयलिंगी पादप ये गेहूं, दलहन, तिलहन, धान, ये सभी उभयलिंगी पादपों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्माण के आधार पर फलों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है मीठे और खट्टे फल, सरस और शुष्क फल, सत्य एवं असत्य फल या फल और मेवे। तो दोस्तों निर्माण के आधार पर फलों को सत्य और असत्य फल यानी वास्तविक और आभासी फलों में वर्गीकृत किया जाता है और ये फल निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर इनका 2 वर्गों में विभाजन किया गया है। सत्य फल या ट्रू फ्रूट और असत्य फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है, वे सत्य फल कहलाते हैं, जैसे आम, नींबू, नारियल आदि। इसके विपरीत जिन फलों का निर्माण पुष्प के अन्य अंगों जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज आदि के द्वारा होता है, वे असत्य फल अथवा कूट फल कहलाते हैं, जैसे सेब, अंजीर, सहतूत, ये असत्य फल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस फल का उदाहरण क्या है? ऑप्शन दिए हैं आम, नींबू, सहतूत, कटहल, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, अंजीर और रसभरी। तो सही उत्तर है दोस्तों आम और नींबू सरस फल के उदाहरण है। सरस फल या सिंपल फ्रूट जब पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल का निर्माण होता है, जैसे आम, नींबू, सेम, सरसों आदि, ये सरल फल के उदाहरण हैं। जबकि पुंज फल जब फलों का विकास एक पुष्प के अनेक विलगित स्त्री केसरों जैसे शरीफा, रसभरी, कमल, स्ट्रॉबेरी, ये पुंज फल के उदाहरण हैं। और समग्र फल यानी कंपोजिट फूड ये असत्य फल होते हैं और इनका निर्माण संपूर्ण पुष्पक्रम के द्वारा होता है, जैसे सहतूत, अनन्नास और अंजीर आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है इसके भार से, इसकी ऊंचाई से, वार्षिक वलयों की संख्या से या जड़ों की लंबाई द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृक्षों की आयु का निर्धारण इसके तने और शाखाओं की लंबाई के पूर्ण वृद्धि के बाद जो कैम्बियम नामक पतली परत होती है वृक्ष की मोटाई में वृद्धि करती है, तो ये वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों वृक्ष की द्वितीयक वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष वृक्ष की लकड़ी में एक नई परत जुड़ जाती है जो पुरानी परत से अलग होती है और इन्हीं परतों को वार्षिक वलय कहा जाता है। इनकी गिनती से वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन क्या है? देखिए ऑप्शन है आपके पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ये आपका सही है। पादप हार्मोन के 5 वर्ग है और ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक है और इंसुलिन पादपों में वृद्धिकारक हार्मोन है, ये आपका सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगर व्याख्या देखें तो पादप हार्मोन कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों में वृद्धि, प्रजनन और उपापचय क्रियाओं को नियमित करते हैं। इसके अलावा पादप हार्मोन के 5 वर्ग हैं, ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल, जिबरेलिन। और दोस्तों ऑक्सिन नामक हार्मोन के प्रयोग से
टमाटर, नींबू, संतरा, केला के बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन दोस्तों कह रहा है पादपों में वृद्धिकारक हार्मोन है। ये नहीं है, क्योंकि इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जिसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गन्ना, सफ़ेद मूली, सनई या रतनजोत। तो सही उत्तर है रतनजोत या जेट्रोफा। दोस्तों रतनजोत या जेट्रोफा का प्रयोग बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है। यह एक आवृतबीजी पादप है जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। इस बायोडीजल का उपयोग डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, रतनजोत या जेट्रोफा का प्रयोग बायोडीजल के निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हमने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।